गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर का एक्सप्लेनेशन करा था, कुछ पैराग्राफ का। आज हम इसके आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको, जिसमें हमने रक्त के बारे में बताया था, और आज हम इसके आगे का भाग को पढ़ते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि जब अनिल को पता चला कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारी हड्डियों की मज्जा में स्थित छोटे छोटे कारखानों से होता है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और डॉक्टर दीदी ने उसे ये भी बताया कि प्रोटीन और अन्य पौष्टिक पदार्थ जो भी हम अपने खाने में खाते हैं, विटामिन आदि के इन लाल रक्त कणिकाओं के बनने में कच्चे माल का काम करते हैं। फिर डॉक्टर दीदी उसे बताने लगी, हरी सब्जी, दूध, अंडा, गोश्त आदि पौष्टिक आहार में ये सभी तत्व, विटामिन और प्रोटीन आदि उपयुक्त मात्रा में होते हैं या उचित मात्रा में होते हैं। तो बच्चों, आगे दीदी क्या बताती है कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल रक्तों की कमी। इस कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने पूछा। अगर व्यक्ति उचित मात्रा, तो बच्चों आगे देखिए, अगर व्यक्ति जो है उचित मात्रा में से आहार ग्रहण नहीं करता है तो हड्डी के मज्जा में स्थित इन कारखानों को उपयुक्त कच्चा माल नहीं मिल पाता है। और अगर हम इन पौष्टिक चीजों को खाएंगे नहीं तो हमारे शरीर में ये प्रोटीन, विटामिन कैसे पहुंचेंगे? और जब पहुंचेंगे ही नहीं तो लाल रक्त कणों का निर्माण भी नहीं होगा और हड्डियों को अपनी आवश्यकता अनुसार कच्चा माल भी नहीं मिलेगा और लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाएंगी और रक्त में खून जो है, इन कणिकाओं की जो है कमी हो जाएगी, जिनको हम एनीमिया कहते हैं। तो अनिल उनसे पूछता है कि संतुलित आहार हम नियमित रूप से खाएं तो क्या एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो दीदी ने उससे बताती है कि हाँ, काफी हद तक उसका ठीक है, ये ठीक है, लेकिन और भी कई कारण हैं जिससे एनीमिया के प्रमुख कारण हैं। जैसे दीदी आगे बोली कि हाँ, ये काफी हद तक है, सही होगा, ये तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण जो है पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक कारण और भी है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः बहुत दूषित जल से और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धुलें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लावे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर न घूमें। तो जो है दीदी बताती हैं कि एनीमिया के और भी कई कारण हैं, जैसे पेट में कीड़े होना। जब हम दूषित जल या दूषित भोज्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में ये कीड़े प्रवेश कर जाते हैं और इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई के साथ बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी और भी हैं जिनके अंडे जो है जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न होने वाली जो लार्वा जो है त्वचा के रास्ते जो है प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और इनसे बचने का सहज उपाय क्या है कि वह शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। फिर बच्चों आगे जो है जो अनिल जो है दीदी से और प्रश्न पूछता है कि दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने। अनिल बोला, तो पल भर सोच में डूबा रहा और फिर बोला कि आपने बताया था कि लाल रक्त जो में सफेद कण और बीमाणु जो है भी होते हैं शरीर में, उनका क्या काम है? तो फिर क्या होता है कि फिर आगे अनिल ने जो है दीदी से कहा कि आपने लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और पल भर में सोच में डूबा रहा। फिर बोला कि आप कह रही हैं कि सफेद रक्त कणिकाएं, बीमाणु और प्लेटलेट के कण भी होते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए कि शरीर में उनका क्या काम है। तो आगे दीदी बताती हैं कि जो है आगे बताती हैं कि सफेद कण वास्तव में हमारे जो है शरीर के वीर सिपाही हैं
और जब रोगाणु शरीर पर दवा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बीमाणु रक्षा करते हैं। तो क्या होता है कि जिस दिन अनिल को क्या बताया कि सफेद जो रक्त कण है जो हमारे शरीर को के बीच सफाई है, क्योंकि जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो जो है सफेद कण रक्त कणिकाएं जो है डट का मुकाबला करती हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर नहीं जाने घुसने देते हैं। संक्षेप में हम ये मान लें कि रोगों को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो फिर आगे क्या पूछता है कि और बीमाणुओं का क्या काम है। बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में लकड़ी के जाले के समान एक जाला बुनती रहती है। बीमाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब आगे दीदी बताती हैं कि और बीमाणुओं का काम क्या है। जो रक्त जमाव के में मदद बीमाणुओं का काम होता है रक्त जमाव में मदद करना। जब कभी आपकी उंगली कट जाती है तो उससे खून बहने लगता है और थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि वह खून जो है अपने आप ही जम जाता है। तो अगर आप सोचिए कि वो खून जमने ही ना पाए तो क्या होगा। तो आपके शरीर का सारा रक्त जो है धीरे धीरे इस तरह से बाहर निकल जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये जो हमारे शरीर में उपस्थित बीमाणु या प्लेट्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये रक्त को जमाने की क्रिया में मदद करते हैं। और प्लाज्मा जो है प्लाज्मा आपको पता है कि रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा में ये रक्त कणिकाएं सदैव तैरती रहती हैं। अब प्लाज्मा में एक प्रोटीन उपस्थित होता है जो कि जब हम रक्त कणिका हमारी जो कट जाती है तो उसको उनकी कटी हुई दीवार में एक जाला बुन जाता है, यानी एक जाला बुन जाता है और जो है बुंदता और बीमाणु या प्लेट जो होते हैं वो इस जाले में चिपक जाते हैं। इस तरह से दीवार में आई हुई जो दरार है भर जाती है जिससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो बच्चों आगे क्या होता है। अनिल बोला कि दीदी लेकिन अगर घाव गहरा है तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में हम उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना जो है कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दीदी ने ऐसा समझाते हुए कहा। और जब अनिल ने पूछा कि अगर मान लीजिए कि अगर कुछ रक्त निकलता है तो हम पट्टी बांध के रक्त रोक लेते हैं, परंतु अगर घाव गहरा है तो खून बहता ही चला जाता है। अतः ऐसे समय व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब ये दीदी बताती हैं, हाँ, ऐसे समय जो है व्यक्ति को जल्दी से, जब खून ज्यादा निकले और खून बहता रहता है और रुक नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए, व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और हमें जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट लगने के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। मतलब डॉक्टर के पास ले जाने से पहले क्या करना चाहिए, घाव के स्थान पर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। जब कपड़ा बांध देंगे तो रक्त का बहना बंद हो जाएगा और जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की अगर हमारे शरीर से ज्यादा खून निकल जाता है, ज्यादा रक्त निकल जाता है तो क्या होता है, तो हमें खून की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी रक्त की भी जरूरत पड़ सकती है। दीदी ने उसे समझाते हुए कहा, इसको अनिल को। तो फिर अनिल ने क्या कहा कि क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह को जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो दीदी आगे जवाब देती है कि
अनिल को जो है अगर जो है क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का जो है खून हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको चोट लगी है, जिसके घाव हुआ है? तो दीदी कहती है नहीं। अगर अनिल, अगर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, यानी इसमें ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है, अगर उससे मैच करता है, यानी उसी गुणों के, विशेष गुणों के आधार पर ही हम जो है रक्त को 4 भागों में बांटते हैं, और जिसको जैसे ग्रुप की जरूरत होती है वैसे ही ग्रुप का उसको रक्तदान दिया जाता है, और उस रक्त समूह की जांच की जाती है, तब उस व्यक्ति को उस जो है रक्त समूह उसी जो जिस व्यक्ति का जैसा रक्त समूह है वैसा ही रक्त उसे दिया जाता है। और लेकिन अगर जरूरत के समय अगर रक्त समूह अगर किसी व्यक्ति को उसका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, तब व्यक्ति क्या करे, ऐसा अनिल ने प्रश्न पूछा। तो आगे दीदी बताती हैं कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो दीदी क्या जवाब देती है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिस ब्लड ग्रुप का मरीज है और जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है और ऐसा उस ब्लड ग्रुप का रक्त उसे नहीं मिलता है, तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहां पर प्राय हर अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, और सभी रक्त समूह वहां पे सभी रक्त समूह के जो है हर ब्लड जो ग्रुप का वहां पे आपको रक्त मिल जाएगा। किंतु इन बैंकों में रक्त समूह जो सुरक्षित भंडार में जो सुरक्षित रहता है, ये तभी संभव है जब हम समय समय पर हम ही लोग समय समय पर रक्त का दान करते रहें। दीदी ने ऐसा कहा। तो आगे अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। प्राय एक समय से लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान क्या करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो आगे क्या होता है कि जब अनिल ये पूछता है, अनिल दीदी से कहता है क्या मैं भी इस रक्तदान में भागीदार बन सकता हूँ, क्या मैं भी रक्त का दान कर सकता हूँ? तो दीदी कहती है नहीं, अभी तुम बहुत छोटे, क्योंकि रक्तदान करने की उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ हो और जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र हो, एज हो, वही रक्तदान कर सकते हैं। और एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही, यानी एक बार में 300 मिलीलीटर रक्त ही यानी खून ही जो है लिया जा सकता है। प्राय लोग ये समझते हैं कि बहुत से लोग रक्तदान देने में हिचकिचाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल निराधार है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में जो है रक्त जो है कुछ ही दिनों में बन जाता है। हम एक तरफ रक्तदान करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे शरीर में नया रक्त तैयार हो जाता है। और वैसे भी शरीर में हमारे लगभग 5 लीटर खून होता है, जिसमें से यदि किसी को हम जरूरतमंद को रक्त दे दें तो इससे अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि किसी की जान बच जाती है हमारे रक्तदान देने से। तो दीदी से ये बात समझाते हुए कहती है। तो अनिल कहता है कि फिर तो बड़ा होने पर मैं इसे नियमित रूप से रक्तदान क्या करूंगा। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी रक्तदान करने का भागीदार बनूंगा और मैं नियमित रूप से रक्तदान दूंगा। तो दीदी कहती है शाबाश अनिल, बहुत अच्छी बात है। ठीक, डॉक्टर दीदी ने अनिल को पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, आज ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट हो गया है। मैं आप जो है कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगी, आप उसको फिर नोट पर नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। ठीक है बच्चों।